भाई इतना ही था पता। हाँ ओके, वेरी गुड। म्यूट कर लो अपने आप को। अब अपन आगे जा रहे हैं। ये अभी अपन ने RH वाला सिस्टम डिस्कस कर लिया और ब्लड ट्रांसफ्यूजन अपना हो चुका है। अभी भी अपन अब आगे देख रहे हैं। RH इनकम्पेटिबिलिटी अपन ने देख लिया है। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात कर रहे हैं अपन। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इन दोनों चीजों का अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो ब्लड ग्रुप और एक उसका RH एंटीजन क्या है। तो देखो इसमें पढ़ो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन अपन बोलते किसको है, कि जो अपना ब्लड प्रोडक्ट है वो अपनी सर्कुलेशन में इंट्रावीनसली का मतलब क्या होता है कि जो अपने हाथ में बॉटल लगती है ना, जहाँ पे वो वेन के अंदर लगती है, तो वेन के अंदर अपन उसको इंट्रावीनसली बोलते हैं। तो इंट्रावीनसली अपन उसका जो ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ट्रांसफ्यूजन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे उसको पहुंचाना, मतलब कि बॉडी के अंदर उसे डालना, उसको अपन बोल रहे हैं ट्रांसफ्यूजन। तो ट्रांसफ्यूजन अपन उस में कर देते हैं इंट्रावीनसली। अब ट्रांसफ्यूजन अपन कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, अपनी बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस रहती हैं। जैसे कि अभी ये, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि कोरोना वायरस के केस में अपन प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करते। फिर उसके अलावा अलग अलग इसकी कंपोनेंट रहते हैं, होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन रहता है और एक प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन रहता है। मतलब जिस हिसाब से इंसान को जिस चीज की जरूरत होती है अपन उस चीज का अलग से भी ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो कुछ लोगों की इम्यूनिटी बहुत वीक रहती है, तो अगर अपन को इम्यूनिटी बढ़ाना है तो अपन व्हाइट ब्लड सेल का ट्रांसफ्यूजन कर देंगे, ल्यूकोसाइड वगैरह का। कब? लेकिन कि पहले उसका ब्लड ग्रुप मैच करना पड़ेगा अपने को। अगर जैसे इसको कोरोना होके रखा है तो अपन प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन करेंगे। अगर किसी में रक्त का थक्का नहीं जमता है, किसी को क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, तब अपन उसको अपने क्लॉटिंग फैक्टर्स का वो करेंगे ट्रांसफ्यूजन। और अगर और प्लेटलेट्स का भी अपन उसमें ट्रांसफ्यूजन करेंगे। प्लेटलेट के फंक्शन अभी अपन पढ़ेंगे, अभी थोड़ी देर बाद अपन प्लेटलेट ही पढ़ेंगे। तो ये इसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन का ये रहता है एम। या फिर अपना खून बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है किसी वजह से, या फिर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो चुकी है, या कोई एक्सीडेंट हो गया है, या एक फिर यही वाला ये डिलीवरी वाला केस मान लो, डिलीवरी में बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है, इंसान को एनीमिया होके रखा है, सीवियर एनीमिया, तो उसमें भी अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। तो ये सब केस हो जाएंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले अपन को उसका ब्लड ग्रुप चेक करना पड़ेगा, उसका RH फैक्टर चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। आई बात समझ में यहाँ तक? ये देखो अब इसमें अपना यही है रूल्स, इसके पढ़ो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के, कि अपन ABO ब्लड ग्रुप चेक करेंगे वो कंपैटिबल है कि नहीं है। फिर अपन RH फैक्टर चेक करेंगे कि वो कंपैटिबल है कि नहीं है। फिर इसकी एक क्रॉस मैचिंग रहती है। अब क्रॉस मैचिंग क्या होती है, ये कैसे अपन करते हैं कि जो अपना डोनर है, मतलब कि जो दे रहा है खून, उसकी अपन लेते हैं RBC, और जो ले रहा है उसका अपन लेते हैं प्लाज्मा। और फिर अपन उसको टेस्ट करते हैं। अगर उसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रही है, क्योंकि प्लाज्मा में क्या रहती है अपनी एंटीबॉडी, और RBC के ऊपर क्या रहता है एंटीजन, तो अगर उसमें रिएक्शन होगी तो हो जाएगी, तो अपन को पता चल जाएगा कि मतलब इसमें मतलब रिएक्शन हो रही है, खून पानी हो जाएगा इनका। एग्लूटिनेशन का मतलब होता है, इसको एक जगह पे नोट कर लो, ये जो इसने लिख के रखा है ना अपनी स्लाइड की थर्ड पॉइंट देखो, क्रॉस मैचिंग में उसमें इसमें लिखा है कि एग्लूटिनेशन मस्ट बी एब्सेंट। एग्लूटिनेशन का मतलब होता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। अगर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रही है तो अपन उसमें हरगिज ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर रिएक्शन हो गई तब तो पूरा मामला ही बिगड़ जाएगा ना, जितना है इंसान में वो और चला जाएगा। ये इसके फंडे हैं। फिर इसके बाद अपन बायोलॉजिकल टेस्ट की बात करते हैं, तो ये अभी तुम्हारे काम का नहीं है, फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स की इसमें बात आती है। अब अपन आते हैं प्लेटलेट पे। कल अपन ने किस किस की बात करी थी, RBC की बात करी थी और WBC की बात करी थी। RBC के फंक्शन डिस्कस करे थे अपन ने, WBC कितने टाइप की होती है अपन ने वो डिस्कस किया था, और WBC के फंक्शन डिस्कस करे थे। आज अपन प्लेटलेट डिस्कस कर रहे हैं, और अभी अभी इसके बाद अपन ब्लड कोएगुलेशन डिस्कस करेंगे कि रक्त का थक्का जमता कैसे है। अभी अपन ने ये सब देख लिया ना कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे करते हैं, ब्लड ग्रुप कैसा होता है अपना। तो अब अपन देख रहे हैं प्लेटलेट के फंक्शन। तो प्लेटलेट की सबसे मेन फंक्शन जो है वो होता है मेंटेनेंस ऑफ हीमोस्टेसिस। अब दो चीजें होती हैं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। एक होता है होम्योस्टेसिस
और एक होता है हीमोस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या रहता है, जो अपनी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है, जो कि अपना टेम्परेचर है, अपना पीएच है, जो कि अपनी आरबीसी मेंटेन कर रही थी, वो होता है अपना होम्योस्टेसिस। और जो रक्त के थक्का जमने की क्रिया है, जो अपना खून बह रहा है और उसको अपने को रोकना है, वो होता है हीमोस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस कौन करता है अपना, आरबीसी। और हीमोस्टेसिस कौन करवाता है अपना, प्लेटलेट। ये चीज याद रखना। आया ये वाली बात समझ में आई तुमको? हाँ ना, कोई कर तो दिया करो। ये वाली बात आई क्या समझ में, जो अभी मैंने तुमको हीमोस्टेसिस और होम्योस्टेसिस वाला फंडा समझाया, या फिर से समझाऊं? चैट में, वॉइस में, कहीं तो बोल दो। मैम एक बार वो क्लियर कर देंगे आप? हाँ, जो इसमें लिखा हुआ है हीमोस्टेसिस, ये तो तुमको साफ साफ दिख रहा है ना पहली लाइन में। इसका मतलब होता है ब्लड क्लॉट का जमना। और इसी में होम्योस्टेसिस अपन कर दो। होम्योस्टेसिस की स्पेलिंग होती है HOMEOSTASIS। तो अगर होम्योस्टेसिस है, होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि जो मैंने आपको कल बताया था कि अपनी बॉडी का एक पर्टिकुलर पीएच, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रहता है, जो कि 37 डिग्री अपना रहता है, उसी पे सब अपने एंजाइम, हार्मोन सब एक्टिवेट रहते हैं। अगर उससे अपना 1 डिग्री कम ज्यादा होता है तो सब काम गड़बड़ा जाता है, उसको अपन बोलते हैं होम्योस्टेसिस। ये बोला मैंने। वो अपना मेंटेनेंस जो करती हैं वो आरबीसी करती हैं, और जो हीमोस्टेसिस, जो कि अपना खून बहने से रोकने की चीज है, इसका काम करती है प्लेटलेट। आई बात समझ में? अभी आई? हेलो, बोलो यस भैया मैम। कोई। अभी आ गई? अभी फिर ये इसका एक फंक्शन हो गया। फिर उसके अपन आगे आते हैं। अगला इसका फंक्शन रहता है एंडोथीलियम के रिपेयर में। जैसे अपनी जो ब्लड वेसल रहती है ना, उसके अंदर के पार्ट को अपन एंडोथीलियम बोलते हैं। तो एंडोथीलियम को वही रिपेयर करेगी, तो अपना खून रुक जाता है, मतलब बाहर से। अपना जनरली क्या रहता है, जैसे मान लो कि अपन को कांटा चुभ गया, तो कांटा जो अपन को चुभा, जो अपनी ब्लड वेसल रप्चर हुई ना, उसकी एंडोथीलियम रप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से कि अपना खून बहने से बंद नहीं हो रहा। तो उस खून को मतलब रोकने के लिए उसकी अपन एंडोथेलियम को जमा दो। तो ये भी काम किसका रहता है, प्लेटलेट का। फिर थर्ड है अपना इम्यूनिटी, मतलब कि फेगोसाइटोसिस। तो इसमें इम्यूनिटी कैसे करता है, ये प्लेटलेट का काम क्या रहता है कि कोई वायरस, बैक्टीरिया घुस जाता है ना अपनी बॉडी के अंदर, तो ये सबको घेर के और खा जाती है। मैंने कल भी तुमको बताया था, फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है खाना, सेल ईटिंग को अपन फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। ये भी फंक्शन रहता है प्लेटलेट का। फिर नेक्स्ट क्या है, क्लॉट रिट्रैक्शन। क्लॉट रिट्रैक्शन भी वही है जो मैंने तुमको ऊपर बताया है, हीमोस्टेसिस, मतलब कि रक्त का थक्का जमाना। फिर प्रो कोएगुलेंट, मतलब कि कोएगुलेशन से पहले की चीज, मतलब टेम्परेरी प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होता है, जिसको अपन बोल रहे हैं प्रो कोएगुलेंट। तो रक्त का थक्का अभी जमा नहीं है उससे, लेकिन अपना खून रुक गया है, तो ये काम, इसको अपन बोल रहे हैं प्रो कोएगुलेंट। फिर लास्ट है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन आना। जैसे तुमने देखा होगा, अगर अपन को कांटा चुभ गया या फांस लग जाती है, जैसे अपने को, जो लोग खेतों वगैरह में काम करते हैं उनके साथ तो बहुत एक्सपीरियंस उनका ये कॉमन रहा होगा कि फांस लग गई भैया बांस की या किसी चीज की, तो वो कितना एकदम फूल जाता है ना, सूजन आ जाती है उसपे। तो इसी की वजह से आती है, प्लेटलेट की वजह से। इसका काम रहता है इन्फ्लामेशन का। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन। इसके किसी पॉइंट में, इसमें 6 पॉइंट दे रखे हैं, किसी में किसी को डाउट है क्या, मुझे बता दो। किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ तक? कोई सा पॉइंट फिर से समझाना है क्या, या कोई सा ढंग से समझ में ना आया हो तो? हाँ, किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? तो अपन फिर अब हीमोस्टेसिस डिस्कस कर रहे हैं। हीमोस्टेसिस और इसके टाइप्स। हीमोस्टेसिस का बेसिकली मतलब क्या होता है, अभी जैसा कि मैंने तुमको बताया कि जो अपना खून बह रहा था उसका रुकना,
उसको अपन बोल रहे हैं हीमोस्टेसिस, अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग, पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट अपना यही है, पहले तो इसने डेफिनेशन दे दी कि 3 मेजर स्टेप में होता है। कौन कौन सी स्टेप में होता है वो अपन अभी आगे देखेंगे। मान लो कि अपनी वेसल इंजर हो गई है, मतलब कि अपने को मान लो कि कट गए हैं अपन कहीं से, अपन को कोई कांटा चुभ गया है, अपनी कोई चुभ गई है कोई चीज, अपन को खरोंच लग गई है, या किसी भी टाइप से अपने को खून आ गया है, अपन गिर गए हैं कहीं से साइकिल चलाते में या मोटरसाइकिल से, अपना एक्सीडेंट हो गया है। तो अब सबसे पहले क्या हुआ कि अपनी वेसल इंजर हुई, मतलब अपने को लग गई। उसके बाद अपनी बॉडी की इंस्टेंट क्या रहती है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देता है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि जो अपनी वेसल जो इंजर हुई है वो सिकुड़ जाती है पूरी, ताकि खून ना निकले। अगर मान लो कि वो डायलेट हो गई, एकदम बहुत ज्यादा चौड़ी हो गई, तो अपना पूरा बॉडी का खून बाहर आ जाएगा अंदर से, इसलिए वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है उस पर्टिकुलर जगह पे जहां से कि अपना ब्लड निकल रहा है। उसके बाद क्या होता है, अभी वॉइस नहीं आ रही क्या क्लियरली? रिप्लाई करो बेटा, अभी वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है क्या वॉइस की नहीं आ रही है? नहीं आ रही? अरे यार क्या है, अभी आई? अच्छा ठीक है, आ रही है तो को ठीक है, अपन आगे कर रहे हैं फिर। तो अब इसमें अपन ने देखा था कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है ताकि अपना आगे का ब्लड ना फिल जाए। उसके बाद क्या हुआ कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन तो हो गया, लेकिन फिर भी हल्का हल्का ब्लड तो आ रहा है अपना। तो उसके बाद होता है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, जिसको कि मैं बोल रही हूँ टेम्परेरी क्लॉट फॉर्मेशन हो गया है। टेम्परेरी क्लॉट फॉर्मेशन मतलब क्या, कि तुमने देखा होगा बहुत बार कि अपन कट जाते हैं तो अपन एकदम उसको दबा देते हैं, या तो रुई से या हाथ से रख के एकदम अपन ने दबा दिया, तो थोड़ी देर के लिए रुक गया है वो अपना ब्लड, तो ये अपना प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद फिर होता है क्लॉट फॉर्मेशन परमानेंट। वो कैसे होता है, जो टोटल घाव भरना अपन जिसको बोलते हैं ना, वो लंबी चौड़ी प्रक्रिया रहती है। उसमें अपने कोएगुलेशन फैक्टर इन्वॉल्व रहते हैं, जिसको कि अपन बोल रहे हैं क्या, कोएगुलेशन पाथवे, जो कि अपन आगे डिस्कस करेंगे अभी। ये हीमोस्टेसिस में इतना ही होता है, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन तक। उसके बाद फिर क्लॉट फॉर्मेशन, अपन पूरा कोएगुलेशन पाथवे रहता है, जिसकी वजह से कि एकदम पूरा घाव भर जाता है और नॉर्मल हो जाती है अपनी स्किन, लगता ही नहीं है कि कभी कटा भी था उस जगह से। वो फिर बाद में अपना परमानेंट क्लॉट फॉर्मेशन होता है। यहाँ तक बात आ गई क्या समझ में? जिसको नहीं आई हो हाथ खड़ा कर दो, चैट में मैसेज कर दो या मुंह से बता दो, अभी लास्ट में पूछूंगी क्योंकि मैं क्लास खत्म होने से पहले। किसी को कोई डाउट नहीं है क्या? सब समझ आ गया या कुछ भी समझ नहीं आया? दो में से एक ही कुछ है, या तो डाउट्स उसको नहीं होते जिसको सब समझ आ जाता है, या फिर उसको नहीं होता जिसको कुछ भी नहीं आता है। तो तुम बताओ मुझे कि सब समझ आ गया या फिर कुछ भी नहीं आया। कुछ तो बोल दो, जरा भी आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? कौन बोल रहा है? अच्छा आ गया समझ, ठीक है जीतू, अनम्यूट योरसेल्फ। कुछ पूछना चाहूंगी मैं आपसे, जीतू कोली, अनम्यूट करो आप आपको। भाई साहब अनम्यूट करो।
हाँ मैम, अनम्यूट है। अच्छा, बताओ क्या समझ आया बेटा? सब स्लाइड आपके सामने है। क्या समझ आया? प्लेटलेट के फंक्शन क्या होते हैं, कैसे कैसे क्या क्या होता है, मुझे फटाफट बता दो। हिंदी में बता दो, शुद्ध हिंदी में। जौन सी लैंग्वेज आपको आती है वो उसमें बता दो, अंग्रेजी में बता दो, हिंदी में बता दो, मैम जो आता हो वो आती बताओ। है, बट ये जो हाँ मैम जो लास्ट वाला है ना, ये तो हाँ। ना आप थोड़ा एक बार क्लियर कर दीजिए। लास्ट लास्ट वाला वाला है मतलब ना, कौन सा? टॉपिक। कौन सा? लास्ट वाला ये प्लेटलेट्स वाला। अच्छा ठीक है, आप अनम्यूट करो, मैं बताती हूँ। हाँ हाँ ब्रजेश, ब्रजेश सुमन, अनम्यूट योरसेल्फ। जी मैम। हाँ आप बताओ ब्रजेश, आप बताओ। ब्रजेश हाँ जी मैम। बताओ बेटा, क्या पढ़ाया मैंने, क्या समझ आया आपको? ये आपने ये बताया क्लच फॉर्मेशन के बारे में। हाँ तो कैसे क्या, शुद्ध हिंदी में समझाओ, देसी भाषा में एकदम। कि आपके पास एक कोई इंसान आया है, बोल रहा है डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे आप समझा दो। एकदम आपको एकदम गांव के इंसान को समझाना है, जिससे कुछ नहीं आता, जो कोई मैथमेटिकल बहुत अच्छी साइंस की नॉलेज वाला नहीं है। आपको एक नॉर्मल लेमैन को समझाना है। आप कैसे समझाओगे? आप मुझे वैसे समझा दो। मैम आप एक बार रिपीट कर दें, कैसे समझाना है? कैसे भी समझाओ, जैसे आपको आता है, जैसे मैंने समझाया है वैसे समझा दो, या जो आपको समझ आया है वैसे समझा दो। आप एक बार और समझा दें। अच्छा ठीक है। और किसी को आया बहुत अच्छे से समझ में, जो रिपीट कर सकता है मेरे लिए एक बार? किसी को भी? फिर नहीं तो फिर मैं समझा ही रही हूँ फिर से। किसी को भी नहीं आया? चलो तो फिर मैं समझाती हूँ। फिर काहे लिखे थे ये, जीतू कोहली एंड ब्रिजेश सुमन? आ गया समझ? मैम थोड़ा आगे का भूल गया था। अच्छा कोई बात नहीं, चलता है। मैंने ये बताया था आपको कि जो हीमोस्टेसिस रहता है, ये प्लेटलेट का मेन फंक्शन रहता है। हीमोस्टेसिस का मेन मतलब होता क्या है कि अपनी कोई सी भी थोड़ी सी भी अपने को खरोंच लगी, अपनी वेसल इंजर हुई, थोड़ी सी भी उसको इंजरी हुई, तो सबसे पहले वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब रहता है कि अपनी जो वेसल है, जो अपनी आर्टरी या वेन है जहां से कि अपना खून आ रहा है, वो सिकुड़ गई है, ताकि उसमें से कम खून आए। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बताती हूँ कि अपने घरों में जो मतलब पाइप लगा रहता है, जो लेजम लगी रहती है, जो नली लगी रहती है, उसको बच्चे छोटे 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 रहते हैं, उसमें आगे उंगली लगा देते हैं, तो उसमें से पानी बहुत कम आता है, प्रेशर बहुत तेज पड़ता है और बहुत दूर तक जाता है। बच्चों को बहुत मजा आता है मतलब ये सब करने में। तो बस वैसा ही कुछ है कि आगे से उसको दबा दिया है ताकि उसमें से पानी बहुत कम आए, खून बहुत कम आए, क्योंकि खून अगर एकदम वो अपन ने डायलेट कर दिया एकदम, जैसा ट्यूबवेल में होता है, तो पूरा बहुत सारा पूरा खून ही निकल जाएगा एक बार में, और अपने इनको बहुत ज्यादा खून की कमी हो जाएगी। इसलिए भगवान ने अपन को ये मैकेनिज्म दी है कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन अपना अपने आप हो जाता है जैसे ही अपने को इंजरी होती है। उसके बाद कुछ नहीं, बस प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हो जाता है, बहुत सारी प्लेटलेट इकट्ठी होती है और एक प्लग बना देती हैं वहां पे, जिसकी वजह से कि अपना खून रुक जाता है। इतनी सी बात थी। उसके बाद फिर क्लॉट फॉर्मेशन होता है परमानेंट, जो कि अभी मैंने तुमको पढ़ाया नहीं, अभी पढ़ाऊंगी मैं कोएगुलेशन पाथवे में, पूरा अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, काफी लंबा चौड़ा है ये। आया आप समझ में? अब कोई बोलेगा क्या कि किसी को आया क्या समझ में? अभी भी नहीं आया क्या? तीन ही तो पॉइंट थे इसके, स्लाइड तुम्हारे सामने थी, अभी भी है। किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट है? हेलो?
ठीक है, अब मुझे ये बताओ कल की क्लास में कौन कौन नहीं था? तो कल की चीजें कुछ रिपीट कर देती हूँ 5-10 मिनट में फटाफट से, और कल की कुछ चीजें पूछ भी लेती हूँ ताकि तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा और तुमको समझ भी आ जाएगा। कल कौन कौन नहीं था क्लास में? कितने लोग कल नहीं थे क्लास में, जिनको या फिर जो थे भी और उनको कल की चीज फिर से रिपीट करवानी है, वो मुझे बता दो। अच्छा, इतने सारे लोग नहीं थे तो मैं फटाफट से तुम्हारे आगे स्लाइड कर देती हूँ और तुमको बताते चलती हूँ कि कल मैंने क्या पढ़ाया था, और जहाँ पे तुमको डाउट हो ना वहां पे मुझसे पूछते चलना, तो तुमको समझ आ जाएगा। वो अपन लेकिन जल्दी लेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है अपने पास। 9:15 तक अपनी क्लास चलेगी, मैं तुमको 10-15 मिनट में सब समझा देती हूँ फटाफट। 9:10 9:15 तक, ठीक है? अब ये देखो, सबसे पहले अपन ब्लड के फंक्शंस देख रहे हैं। ब्लड एक जो है वो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। नंदिनी, तू थी ना कल की क्लास में? यस मैम। तू रिपीट करते चलना, मैं स्लाइड दिखाती जा रही हूँ, तेरे को जितना आता चले तेरा रिवीजन हो जाएगा, और जहाँ पे नहीं आएगा वहां पे मैं बोल दूंगी, ठीक है? ओके मैम। हाँ बताओ, क्या है ये? ब्लड एक लिक्विड टाइप में होता है। हाँ, इसका और मतलब क्या ब्लड होता का है? कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है, नाम से समझ में आ रहा है ना, कनेक्शन, दो चीजों को जोड़ने वाला। फंक्शंस क्या क्या होते हैं? अब अपन हाँ फंक्शंस मैम। पे आते हैं। फंक्शंस क्या क्या होते हैं ब्लड के? सामने देख के बताते चल। ओके मैम। हाँ, फंक्शंस क्या क्या होते हैं ब्लड के? रेस्पिरेशन मीन्स ऑक्सीजन हाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसमिशन करना। हाँ, मीन्स जैसे हमने बाहर वातावरण टिश्यूज से से। ऑक्सीजन ग्रहण की, हाँ तो बाहर बोलो। से हमने जो ऑक्सीजन ली है हम्म, उसको ब्लड सारे टिश्यूज तक पूरे शरीर पहुंचाता में है। पहुंचाने का काम करेगा। हाँ, हाँ, टिश्यूज और जो टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी वो हम्म, लेके बाहर रिलीज करेगा एनवायरमेंट में। हाँ मैं बताती हूँ, अब आप अनम्यूट करो। आप म्यूट करो अपने आप को, ठीक है? ये रेस्पिरेटरी हो गया, जैसा अभी इसने बताया कि अपना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करती है। ऑक्सीजन को बाहर से अंदर लेके जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर से अंदर से बाहर लेके आती है। फिर ट्रॉफिक फंक्शन क्या होता है अपना, कि जो अपने न्यूट्रिएंट है, मतलब कि जो अपन ने खाया पिया है, उसका भी ट्रांसफ्यूजन जो होता है, वो ट्रांसफर जो होता है वो ब्लड से ही होता है अपने टिश्यूज तक। फिर एक्सक्रीटिव क्या है? ये तो अपना खाने पीने का हो गया। फिर निकालने का सिस्टम है कि जो मेटाबोलाइट्स बने हैं उनको अपनी किडनी तक या लिवर तक ये भी ब्लड ही लेके जाता है, क्योंकि ये अपने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। फिर अपन इस पे रेगुलेटिव पे आते हैं। तो जितने भी अपने हॉर्मोन्स, रेगुलेशन दो टाइप का होता है, एक न्यूरल रेगुलेशन होता है और एक हार्मोनल रेगुलेशन होता है। तो न्यूरल रेगुलेशन तो अपना डायरेक्ट दिमाग के थ्रू होता है, और जो हार्मोनल रेगुलेशन होता है वो अपना ब्लड के थ्रू होता है, क्योंकि हॉर्मोन्स जितने भी हैं वो ब्लड के अंदर रिलीज होते हैं, फिर उसका ट्रांसपोर्ट होके जाते हैं और फिर वो उस जगह पे अपना पर्टिकुलर एक्शन दिखाते हैं। फिर होम्योस्टैटिक, अभी जो मैं इतनी देर से चिल्ला रही हूँ मैं, कि जो अपना मेंटेनेंस ऑफ अपना ये पीएच है, एसिड बेस बैलेंस है, अपना टेम्परेचर है, ये होम्योस्टैटिस फंक्शन रहता है ब्लड का, यही अपना टेम्परेचर वगैरह मेंटेन रखनी है। फिर प्रोटेक्टिव फंक्शन में क्या हो जाएगा कि इम्यूनिटी वगैरह, अपना ब्लड कोएगुलेशन, क्योंकि अपनी डब्ल्यूबीसी आरबीसी सब इसके अंदर प्रेजेंट है, तो ये इसके सब फंक्शंस हो जाएंगे। बॉडी टेम्परेचर का भी मैंने बता ही दिया तुमको। फिर इसके अपन बाद में बात करते हैं, तो कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। तो दो चीजों से मिलके बना रहता है, एक लिक्विड प्लाज्मा और एक फॉर्म्ड एलिमेंट्स। 55 से 60% अपना लिक्विड प्लाज्मा होता है और 40 से 45% अपने फॉर्म्ड एलिमेंट्स रहते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर अपनी सारी सेल्स आ जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सब कुछ। और प्लाज्मा में कुछ नहीं होता, पानी रहता है, वो लिक्विड।
फिर उसके बाद अपन बात करते हैं ये जो अभी मैंने तुमको बता दिया कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स में अपनी सेल रहेंगी, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, मतलब कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो सबसे पहले अपन आरबीसी की बात करते हैं। तो मेजर फंक्शन जो इसका रहता है वो हीमोग्लोबिन का ट्रांसपोर्ट रहता है, और हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन रहता है, वो अपनी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर और ऑक्सीजन को अंदर। इसके अलावा क्या रहता है कि ये अपना पीएच का भी मेंटेनेंस करता है। वो कैसे करता है वो मैं आगे तुमको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, इसलिए यहाँ पर डिटेल नहीं ले रहे हैं। हाँ कल्पना, कोई डाउट है क्या आपको? यस कल्पना, कोई डाउट है क्या? अच्छा, इसको बेचारी को सुना ही नहीं आ रहा होगा। ठीक है, कोई नहीं, गलती से हैंड रेज हो गया उससे। अब आरबीसी के फंक्शन पे अपन बात करते हैं। इसके अलावा अभी मैंने अपन को तुमने थोड़ी देर पहले बताया था कि ब्लड ग्रुप का भी डिटर्मिनेशन रहता है, क्योंकि उसी पे तो अपना एंटीजन प्रेजेंट है ना, जिसकी वजह से कि अपन ब्लड ग्रुप डिसाइड कर पा रहे हैं। फिर इसके बाद अपन ने एनीमिया पढ़ा था। एनीमिया का मैंने तुमको बताया था कि किसी भी वजह से अगर अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई है तो उसको अपन अनीमिया बोलेंगे। ये दो टाइप का होता है, एक फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल खाली लड़कियों में होता है और पैथोलॉजिकल किसी में भी हो सकता है। फिर उसके आगे अपन ने डिस्कस करा था डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को अपन वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, और ये अपना अप्रोक्सीमेटली 1% बनाती है टोटल ब्लड वॉल्यूम का। इसके अलावा फिर अपन टाइप ऑफ न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो ये सब रहता है, ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट, जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स हैं वो ग्रेन्युलोसाइट, और जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं है वो ए ग्रेन्युलोसाइट। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल ये अपनी ग्रेन्युलोसाइट्स रहती हैं, और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट अपनी ए ग्रेन्युलोसाइट रहती हैं। इस डायग्राम में देखो, ये न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल में तुमको छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे होंगे, इसलिए अपन इनको ग्रेन्युलोसाइट बोल रहे हैं। और जो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट है वो एकदम अपने को स्मूथ दिख रही है, इसलिए अपन इनको एक ग्रेन्युलोसाइट बोल रहे हैं। फिर आगे इसके फंक्शन पे है तो इसका मेजर फंक्शन इम्यूनिटी रहता है, इम्यूनिटी वगैरह देती है, फैगोसाइटोसिस वगैरह ये सब इसका काम रहता है। फिर इम्यूनिटी का मैंने बताया था कि कैपेबिलिटी रहती है कि जो अपने बाहर से अंदर मतलब घुस के बीमारियां ना कर पाए, और इसमें बेसिकली मतलब वही रहता है अपना काम। फिर इसके बाद मैंने तुमको बताया था कि टाइप ऑफ इम्यूनिटी क्या रहती है, तो एक जन्म से होती है और एक अपन बाद में एक्वायर करते हैं, ये इसके टाइप्स थे। उसके बाद तो फिर आज से लिया था। अब मेरी एडवाइस तुमको ये है, जो कल नहीं थे मैंने तुमको बहुत फास्ट फॉरवर्ड में पढ़ा दिया, और जो कल थे उनको तो बहुत ज्यादा अच्छा समझ आ गया होगा। कल वाला कोई है बच्चा जो कल भी था और आज भी है? कोई है कल वाला जो कल भी था और आज भी है? हाँ, तो आपको तो अच्छे से समझ आ गया ना, सब समझ आ गया नंदिनी, आज का और कल का? ठीक है। और आज वाले जितने बच्चे हैं ये आपके ग्रुप्स में ना ये पूरी स्लाइड पड़ी हुई है, इनको एक बार अच्छे से रीड करना। मैंने तो बहुत फास्ट तुमको पढ़ाया है, क्योंकि अभी जितना टाइम लिमिट है उसमें अपना फिर से नहीं हो सकता पूरा कि अपन कल वाला भी आज रिपीट कर दें, तो उसका तो मैं ऐसा ही दे सकती हूँ तुमको फास्ट फॉरवर्ड वाला, कि स्लाइड मतलब निकालती जाऊं। अभी भी तुमको कुछ कुछ समझ आया क्या आज वाला? जो जिन बच्चों ने खाली आज ज्वाइन किया है, जीतू, ब्रजेश, कुछ समझ आया तुम लोगों को? हाँ जी, और पढ़ लेंगे स्लाइड से हो जाएगा। हाँ, अभी कुछ कुछ आ गया होगा वैसे तुमको समझ, कल का भी आ गया होगा जो मैंने पढ़ाया जी तुमको, है ना? तो इस चीज का अब तुमको कल क्या करना है, कल अपन पढ़ेंगे। मैं देखो तुमको स्लाइड दिखा देती हूँ, सब स्लाइड तुम्हारे ग्रुप में पड़ी हुई है कि अपन कल कहाँ से पढ़ेंगे। ये अपना जो दिख रहा है ना तुमको, ये जो स्लाइड मैंने लगाई हुई है, कोएगुलेटरी हीमोस्टेसिस, इसका पूरा अपन पढ़ेंगे। इसको एक बार अच्छे से देख के आना, तभी तुमको बहुत अच्छा समझ आएगा एकदम,
कि चल क्या रहा है मामला, नहीं तो तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ये तुमको एक टेबल जरूर दिख रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तुमको अभी समझ आएगा जब मैं कल तुमको पढ़ाऊंगी। उसके अलावा ये पूरे याद करके आना है तुमको। इसमें ये फैक्टर नंबर देके रखा है तुम्हारा, ये दिख रहा है तुमको, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, ऐसे इन्होंने अपने को 13 फैक्टर दिए हैं। कोशिश करना है कि इनके नाम याद करके आ पाओ, ठीक है। इसके अलावा ये मैं तुमको सब कल पढ़ा दूंगी। हाँ, ये भी सब मैं तुमको कल पढ़ा दूंगी, ठीक है। ये सब कल पढ़ के आना। सबसे मेजर जो है ना वो ये वाला डायग्राम है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कल की क्लास अपनी इसी में जाएगी पूरी, ठीक है। ये वाला बहुत अच्छे से पढ़ के आना एकदम। और पूछूंगी मैं फिर इसको पढ़ाने के बाद तुम लोगों से पूरा जितना अभी तक भी पढ़ाया, इसलिए कल पूरा इसका पूरी स्लाइड रीड करके आना, ठीक है। समझ आ गया सबको? That is all for today. Good night and thank you so much.